हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पाई में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेट एंड रिलेशन पर डिस्कस करेंगे। तो सेट एंड रिलेशन में लास्ट वीडियो में हमने सेट एंड रिलेशन के बारे में देखा था कि सेट एंड रिलेशन में सेट क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सेट होता है उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें संख्याओं के समुच्चय को। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, सबसे पहले किस पर डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ सेट्स पे। तो सबसे पहले बच्चों देखो, सेट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले टाइप्स में ध्यान रखना, तो अब इनको डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया। जैसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को ध्यान रखना दो चीज़ से व्यक्त किया जाता है, एक तो जेड से और एक किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एक आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार से डिफरेंट जैसे परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से सभी को व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय होता है ना, इसके अंतर्गत जो अवयव आते हैं ना प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, वो एक से लेकर कहाँ तक आते हैं, अनंत तक चलते हैं। लेकिन कौन कौन से नंबर आते हैं, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से कोई नंबर सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को। तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय क्या होता है, यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, यदि जो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है ना, उसके अंतर्गत, उस समुच्चय के अंतर्गत अगर जीरो जोड़ दिया जाए, कहने का मतलब जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय जो होता है ना, उसमें यदि जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो जो सेट बनेगा ना, उस सेट का जो निर्माण होगा वो सेट कौन सा होता है, तो वो सेट होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों का समुच्चय होता क्या है, ध्यान रखना जो पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है ना, पूर्णांकों के समुच्चय ध्यान रखना, एक तो नेचुरल नंबर, एक नेगेटिव नंबर और एक जीरो के यूनियन से प्राप्त होता है। नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो के क्या है, यूनियन से प्राप्त होता है। नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो के यूनियन से प्राप्त होता है। तो बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं ना, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के अंतर्गत जो एलिमेंट्स आते हैं वो 0, +-1, +-2, ... इस प्रकार से एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो अवयव आते हैं ये इस प्रकार से कुछ शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के समुच्चय। तो बच्चों, परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है ये क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखना, परिमेय संख्याएं होती क्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को आप इस तरह से जान सकते हो कि जो परिमेय संख्याओं के समुच्चय में, परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसके अंतर्गत वो सभी x टाइप के एलिमेंट सम्मिलित किए जाते हैं, जहाँ x क्या होता है, P/Q टाइप के होता है। x जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, और वहाँ पर जो q होगा ना, जो डिनोमिनेटर में है, उसका मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो गया ना तो ये मानना समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी इज इनडिफाइंड वैल्यू होती है, क्योंकि अनंत किसी को बता नहीं सकते। अनंत आपसे बोल दिया, आपने किसी से बोल दिया कि मैं अनंत को जानता हूँ, तो भाई आपके लिए किसी ने 1 लाख अगर आपने अनंत को माना है ना, 1 लाख को आपने अनंत माना है ना, तो मैं 1,00,001 बता दूंगा उससे बड़ी संख्या। अगर आपने उस संख्या से बड़ी कोई संख्या x बता दी तो इसलिए वो संख्या क्या नहीं होगी, अनंत नहीं होगी। इसी कारण से कहा जाता है कि जो अनंत है ना वो अनडिफाइन है। ठीक है, उसको आप परिभाषित ही नहीं होता, मतलब अनडिटर्मिनेट, मतलब उसके लिए अनंत को आप बता नहीं सकते कि कौन सी संख्या होती है अनंत। ठीक है, तो अनंत तक चलती जाएगी इस प्रकार से संख्या है। तो इसके अंतर्गत वो सभी P/Q टाइप की संख्या आएगी। इसके अंतर्गत समुच्चय के अंतर्गत वो सभी x आएंगे जहाँ x क्या हो, P/Q टाइप का हो, और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना जो p और q है ना, वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अर्थात जो p और q की जो वैल्यू लोगे ना, वो इंटीजर्स में से ही कुछ लोगे। ठीक है, p और q की जो वैल्यू इंक्लूड करोगे वो इंटीजर्स में से ही कोई लोगे।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय की। तो अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को तो किससे रिप्रेजेंट करते थे, क्यू से, और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये सी का अर्थ क्या होता है, ये जो सी होता है ना, इसका जो अर्थ होता है ये होता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक, मतलब जो चीज़ है उसके अपोजिट, जो आपको दिया हुआ उसके पूरक। क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्यू के पूरक, जो क्यू नहीं है वो क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो क्यू पूरक इसकी बात करते हैं, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू curly bracket x such that x belongs to real number, x is not belongs to q। ठीक है, कहने का मतलब अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में वो सभी x आएंगे जो रियल नंबर तो है, इसके अंतर्गत वो सभी x आएंगे जो रियल नंबर तो है लेकिन क्या नहीं है, अच्छा ये क्या नहीं है, x इज नॉट बिलोंग्स टू q, अर्थात वो सभी रियल नंबर्स होंगे जो कि क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, और जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप अपरिमेय संख्या समझ सकते हो। अब ध्यान रखना बच्चों, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं, r से व्यक्त करते हैं। जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इसको किससे व्यक्त करते हैं, r से व्यक्त करते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय क्या होता है, तो ध्यान रखना, जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का जो निर्माण होता है ना, जो वास्तविक संख्याओं के जो समुच्चय का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो ध्यान रखना वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संघ से निर्माण होता है। संघ का मतलब यूनियन, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो यूनियन होता है ना, संघ होता है, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संघ होता है, इसको r से व्यक्त किया जाता है। अब आप बोलोगे सर परिमेय अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो, तो हाँ मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे आप 1/2 कहोगे, यहाँ पर 3/7 की बात करें, ये जैसे आपने देखा 7/11 क्या है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q टाइप का है। यहाँ पर ये p है और ये क्या है, q है। क्या q का मान 0 है, नहीं है, q का मान 0 नहीं है, और p और q दोनों ही क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, तो एक क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। यहाँ भी देख लो q का मान 0 नहीं है और p/q के रूप में भी है, और दोनों ही एक इंटीजर है, तो ये भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, यदि अगर प्राकृत संख्या का nवां मूल जो होता है ना, एक परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी प्राकृत संख्या दी हुई ना, उसका जो nवां मूल है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्राकृत संख्या का nवां मूल किसको रिप्रेजेंट करता है, अपरिमेय संख्या को। जैसे यदि आपके पास कोई संख्या दी हुई है, जैसे बात करते हैं √2, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अभी ये संख्या दी हुई है ना, इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसका जो वैल्यू आएगी 1.414 वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करोगे ना। तो ये संख्या जो है ना, एक तरह से देखा जाए तो ये संख्या कैसी संख्या है, अपरिमित संख्या है, क्योंकि इसकी जो आगे जो वैल्यू है ना 1.414, इसके बाद में ये संख्या चलती जाएगी। जैसे आप बोलते हैं ना 1.414231 इस प्रकार से चलती जाएगी, और ये संख्या क्या होंगी, रिपीट नहीं होंगी। ये अपरिमित संख्या है, ठीक है। अपरिमित संख्याओं में अपरिमित या अनंत संख्याओं दशमलव के बाद अपरिमित संख्याएं हैं, और संख्याएं क्या होगी, रिपीट नहीं हो रही। तो ध्यान रखना, जब संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो और दशमलव के बाद संख्याएं अपरिमित हो ना, तो ऐसी संख्या ध्यान रखना क्या होगी, ऐसी संख्याएं एक तरह से देखा जाए तो वो कैसी संख्या होगी, हमेशा अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार से √2 भी एक अपरिमेय संख्या होती है, √5 भी एक अपरिमेय संख्या होती है, इसी प्रकार से √7 भी एक अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हो बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और ध्यान रखना, जो वास्तविक संख्या है उनका निर्माण किससे होता है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से होता है।
अब उसके बाद बात करते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है? तो बच्चों सम्मिश्र संख्याएं जो होती है ना, उसका निर्माण किससे होता है पता है? वास्तविक संख्या से। किससे होता है? वास्तविक संख्या से। अब एक बात और ध्यान रखना कि जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, वो जो वास्तविक संख्या होती है उनसे तो आपको पता है कि सम्मिश्र संख्या का निर्माण होता है। तो किस रूप में होता है? ध्यान रखना, जब भी कोई सम्मिश्र संख्या की बात करें तो सम्मिश्र संख्या को किससे व्यक्त किया जाता है? सी से। ठीक है, सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सम्मिश्र। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो क्या होता है? इस सेट के अंतर्गत, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में वो सभी x प्लस आयोटा वाई टाइप के एलिमेंट आते हैं जहाँ x और y दोनों ही क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में वो सभी x प्लस आयोटा टाइप के एलिमेंट आते हैं जहाँ x और y दोनों क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। बात करते हैं x और y, जैसे एग्जांपल के थ्रू इसके एग्जांपल देख सकते हो। सम्मिश्र संख्या हो गए जैसे 2 प्लस आयोटा 3, इसी प्रकार से 4 प्लस आयोटा 7, इस प्रकार से आप 1/2 प्लस आयोटा 3/2, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। इसी प्रकार से बहुत सारे आप इसके एग्जाम्पल देख पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके भी देख लिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे का डिस्कशन करते हैं। तो आगे की बात करते हैं, तो आगे इसके समुच्चय के प्रकार की बात करते हैं। समुच्चय के प्रकार मतलब टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट की बात करते हैं, समुच्चय के प्रकार की। तो टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्त समुच्चय की। किसकी बात करेंगे? रिक्त समुच्चय। अब बच्चों रिक्त समुच्चय होता क्या है? कोई भी समुच्चय रिक्त समुच्चय कब कहलाता है? यदि उसके अंतर्गत कोई अवयव नहीं है ना, तो वो समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाएगा। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो रिक्त समुच्चय, कोई समुच्चय रिक्त समुच्चय कब कहलाएगा? यदि इसके अंदर कोई अवयव विद्यमान नहीं है। ठीक है, कोई अवयव नहीं है तो वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपसे बोला, ये एक सेट दिया हुआ है मैंने आपको, देखो ये कोई सेट दिया हुआ है, क्या ये रिक्त है? नहीं है, है। क्योंकि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो आता है ना, इस जगह पर आता है जो दिया हुआ था, वो क्या होता है? सेट के अंतर्गत कोई अवयव होता है। और ये ऑलरेडी देखा जाए तो ये क्या है? यहाँ पर ये एक सेट है। ये क्या है? एक सेट दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अंतर्गत जो है वो क्या है? अवयव आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट के अंतर्गत कोई अवयव नहीं है। ये सेट एक तरह से रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय ऐसा कहलाता है यदि इसके अंदर कोई अवयव विद्यमान नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो, मैंने नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट नंबर पे एग्जाम्पल दिया हुआ है a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू z, और x की वैल्यू क्या है? x की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2 और 3 के बीच में। x लेस देन किससे? 3। और x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन, नहीं, x की वैल्यू ग्रेटर देन तो क्या है? 2 है, और x की वैल्यू लेस देन है 3। x की वैल्यू 2 और 3 के मध्य आएगी, और x क्या होगी? एक पूर्णांक संख्या होगी। तो ध्यान रखना, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी संख्या होती है? जैसे देखो 0 ये मध्य में आ गया नंबर लाइन पे, ये इन्फिनिटी हो गया, ये इधर को माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो माइनस इन्फिनिटी से तो राइट साइड, और इन्फिनिटी से लेफ्ट साइड, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और ध्यान रखना कि जो 0 से राइट साइड जाओगे ना, 0 से बाईं ओर जाओगे, तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होगी। जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से चलती जाएंगी। और 0 से जो बाईं ओर जाओगे तो आपको संख्याएं कैसी प्राप्त होंगी? ऋणात्मक प्राप्त होंगी। -1, -2, -3 इस प्रकार से चलती जाएंगी। ठीक है, अब इसने बोल रखा है कि इस समुच्चय के अंतर्गत वो सभी जेड आएंगे, मतलब आने तो जेड ही है। आने जब जेड है तो जेड आपको पता क्या होता है? 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, माइनस अनंत तक चलते जाओ। ठीक है, इधर को अनंत तक भी जाओ, प्लस साइड में भी माइनस साइड में भी। ये सभी क्या होते हैं?
ये सभी के सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। हाँ पूर्णांक तो है, लेकिन किस किस के मध्य, 2 और 3 के मध्य। तो क्या 2 और 3 के मध्य कोई पूर्णांक होगा क्या? नहीं। 2 और 3 के जो बीच में है वो कोई नंबर ऐसा होगा जैसे 2.5 होगा ना, क्या ये पूर्णांक है क्या? नहीं। 2.5 तो एक कैसा संख्या है आपके पास, दशमलव वाली संख्या है, ठीक है, ना कि पूर्णांक। अब आप देख पा रहे हो, तो इस समुच्चय के अंतर्गत ये जो दिया हुआ है उसके हिसाब से इस समुच्चय के अंतर्गत कोई अवयव आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इस समुच्चय के अंदर तो वही अवयव आएगा जो पूर्णांक भी हो और 2 और 3 के मध्य हो। और आपको पता है कि 2 और 3 के मध्य तो कोई पूर्णांक होता ही नहीं है। जब कोई पूर्णांक होता ही नहीं है तो इस समुच्चय के अंदर कोई अवयव नहीं आएगा, इसलिए ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो रिक्त समुच्चय को या तो आप कर्ली ब्रैकेट से व्यक्त कर सकते हो या किस से व्यक्त कर सकते हो, आप फाई से भी व्यक्त कर सकते हो। रिक्त समुच्चय को आप 2 से व्यक्त कर सकते हो, या तो आप कर्ली ब्रैकेट इससे कर दो मझले कोष्ठक, और या फिर आप उसे फाई से व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपको, कि एक समुच्चय दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है। उस सेट के अंतर्गत वो सभी x टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x, ठीक है। कहने का मतलब एक समुच्चय b है, उसके अंतर्गत आएंगे वो सभी x जहां x का मान x के बराबर नहीं हो। कहने का मतलब यदि 2 के बराबर नहीं होता है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। क्या 5 के बराबर नहीं होता है तो इस सेट के अंदर आ जाएगा। अगर नहीं है तो आएगा, अगर है तो नहीं आएगा। और अपन जानते हैं x क्या है, यहाँ पर अपन बात किसके कर रहे हैं, रियल लाइन, अपन रियल लाइफ से बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर्स पे बात करेंगे। और रियल नंबर्स में ध्यान रखना, 2 के बराबर होता है, 5 के बराबर होता है, 5.4 किसके बराबर होता है, 5.4 के बराबर होता है। रियल लाइफ में 5.4 के बराबर होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक x का मान क्या होता है, x के बराबर होता है। जब प्रत्येक x का मान x के बराबर होगा तो इस सेट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इस सेट के अंदर तो तभी आ सकता है जब x की वैल्यू x के बराबर नहीं हो। कहने का मतलब जो सेट B दिया हुआ है ना, इस सेट के अंतर्गत कोई अवयव आएगा या नहीं आएगा, इस सेट के अंतर्गत कोई अवयव नहीं आएगा। अर्थात जो B है वो कैसा समुच्चय, B एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो B कैसा समुच्चय होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x 2 से बड़ी एक समभाज्य संख्या है। क्या बोल रहा है, C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x क्या है, 2 से बड़ी क्या है, समभाज्य संख्या, ठीक है। x क्या है, 2 से बड़ी समभाज्य संख्या। सबसे पहले समभाज्य संख्या समझने से पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ध्यान रखना बच्चों, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो कि एक तथा स्वयं से विभाजित हो। अगर कोई नंबर 1 से और वो खुद संख्या से विभाजित होता है ना, तो इस संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी है, ध्यान रखना, 2 होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है, 7 भी होता है, 11 भी होता है, 13 भी होता है, 17 भी होता है। इसी प्रकार से 19 भी एक अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार से आप चलती जाएंगी संख्याएं और आप बता सकते हो, ठीक है। अब इसने बोला है कि 2 से बड़ी समभाज्य संख्या है, तो 2 से बड़ी समभाज्य संख्या कोई होती है क्या, देखो सम संख्या तो केवल यही है, आपको पता है इनमें से तो, और अभाज्य संख्या ये सारी हैं। तो देखो अभाज्य संख्या सभी है, लेकिन सम तो एक ही है, 2, उसके अलावा कोई संख्या यहाँ पर समभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है, विषम, और अभाज्य संख्या है तो इसलिए विषम अभाज्य संख्या होगी। ये भी एक विषम अभाज्य संख्या है, ये भी एक विषम अभाज्य संख्या है, ये भी। तो इस प्रकार से ये सारी संख्याएं जो आएंगी ना आगे, वो सभी विषम अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो 2 से बड़ी समभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 0, कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो इस सेट के अंदर आएगी क्या, नहीं आएगी।
तो सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलो इससे आगे की बात करते हैं। अभी हमने रिक्त समुच्चय की परिभाषा समझी, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय क्या होता है? कोई भी समुच्चय की डेफिनेशन देखो, एकल समुच्चय में नाम से पता पड़ रहा है एकल मतलब एक। यदि किसी समुच्चय के अंतर्गत जो अवयवों की संख्या क्या हो, एक हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, यदि किसी समुच्चय के अंतर्गत अवयवों की संख्या क्या हो, एक हो, उसे एकल समुच्चय बोलते हैं। इसे सिंगलटन सेट बोलते हैं इंग्लिश में, आपको पता ही होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं एकल समुच्चय के एग्जाम्पल होगी। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ मैं आपको। देखो, पहला एग्जाम्पल मैंने दिया करली ब्रैकेट 2। पहला एग्जाम्पल है करली ब्रैकेट 2। तो इस सेट के अंतर्गत जो अवयव है वो कौन सा है? 2। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक सेट दिया हुआ है, इसके अंतर्गत वो सभी नेचुरल नंबर्स आएंगे। एक सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, उसके अंतर्गत वो सभी एक्स आएंगे जहां एक्स क्या हो? नेचुरल नंबर हो। और एक्स का मान क्या होना चाहिए? 2 से तो बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। अब एक बताओ, आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स एक्स, इस सेट के अंदर वो सभी एक्स आएंगे जो नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर्स होते क्या क्या है? 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, 4 भी एक नेचुरल नंबर है। इस प्रकार से चलते जाएंगे नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है 2 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर। तो ये 2 है और इस 4, इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा है? 3। तो 2 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 3। और वो नेचुरल नंबर। तो इस सेट के अंतर्गत कौन सा अवयव आएगा? केवल एक ही एलिमेंट आएगा, 3। और जब किसी समुच्चय के अंदर एक अवयव आता है तो उसे क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो इसलिए कौन सा सेट हो गया है? सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि ये क्या है? सिंगलटन सेट है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लगा इसमें? देखो, इस समुच्चय के अंतर्गत वो सभी एक्स आएंगे जहाँ एक्स क्या है? एक समभाज्य संख्या। तो मैंने अभी आपको बताई थी समभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। उसके अलावा सभी कौन सी संख्या होती है? वे समभाज्य संख्या ही। अर्थात ये जो सेट होगा इसके अंतर्गत केवल एक ही अवयव आएगा, वो कौन सा? 2। और जब एक एलिमेंट आता है तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सिंगलटन सेट का। किसका एग्जाम्पल है? सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी प्रकार से आप एकल समुच्चय के बहुत सारे एग्जाम्पल पर डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नोट। अब देखो, नोट पढ़ना है, इसमें एग्जाम्पल नोट है ना वो अच्छा है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर, जो नोट नंबर 1 है उसको देख लेते हैं। तो देखो, नोट नंबर ये 1 कहता है कि आप जो कोई सेट लिख रहे हो ना, कोई सेट लिख रहे हो, उसके अंदर अवयवों की पुनरावृत्ति जो है ना वो नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि मैंने बोला कि जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सेट दिया हुआ है, ये सेट। ठीक है, इस सेट के अंतर्गत कितने अवयव है? 2। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? ये गलत है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि अवयवों की जो पुनरावृत्ति है ना वो गलत है। ए को आपने यहाँ पे 2 लिखा है 2 बार, ये ए जो है ना इसको आपने 2 बार लिखा है, ये गलत है। ए एक बार है, वो एलिमेंट सेम है, तो उस सेम एलिमेंट को आप 2 2 3 3 4 4 बार लिखते हो सेट के अंतर्गत, वो गलत है। एक एलिमेंट तो उसको एक बार लिखो, वो रिपीट हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं उसको आप सेट के अंदर भी रिपीट करोगे। यदि कोई वर्ड के अंदर रिपीट हुआ, उसको आपने चेंज किया है, तो आप उसको रिपीट नहीं करोगे, उसको सिंगल बार ही लिखोगे। इसलिए अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। समुच्चय जो होता है ना उसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। तो समुच्चय के अवयवों को किसी क्रम में लिखा जा सकता है, किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब, मैंने एक सेट लिखा, उसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप ऐसे समझो। जैसे मैंने एक सेट दिया हुआ है, b = 1 2 3। ठीक है,
अब इसको आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे इसको आप 3 2 1 लिखो, चाहे आप इसको 2 3 1 लिखो, इससे कोई प्रकार फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैसे भी लिख सकते हो। आप इस 1 को इस साइड ले आओ, 3 को इस साइड ले जाओ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप जो नंबर्स दिए हुए हैं ना सेट के अंदर, जो एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स के ऑर्डर को कैसे भी चेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समुच्चय के जो क्रम है ना, उसके परिवर्तन से समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जो सेट है उसके ऑर्डर को परिवर्तित करने से समुच्चय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेट के एलिमेंट्स को आप कैसे भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं सब बच्चों परिमित समुच्चय। तो कोई भी समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। कोई भी समुच्चय परिमित समुच्चय तभी कहलाएगा यदि उसके अंदर अवयवों की जो संख्या है ना, वो क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। अर्थात जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है ना, वो कैसे होना चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। आप बता सको कि 5 है, 10 है, 15 है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, क्या है, मतलब आप बताना चाह सकते हो। अगर आप बता पा रहे हो ना किसी संख्या, उसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या, तो वो समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाएगा। और अगर आप बता नहीं पा रहे हो कि वो समुच्चय में कितने अवयव है, यदि आप बता ही नहीं पा रहे हो कि 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो वो समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। समुच्चय ध्यान रखना, जो परिमित समुच्चय कहलाता है कोई कब, जब उसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। अगर निश्चित नहीं है तो वो समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इसका आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो कि एक सेट ए दिया हो, इसके अंदर कितने अवयव है, अवयव 3 अवयव, 2 3 4, टोटल अवयव कितने हैं, 3 अवयव। तो सेट ए के अंदर अवयव की संख्या कितनी है, 3। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल देख लो। अब इस एग्जाम्पल को देखो कैसे, जैसे ये देखो, इस समुच्चय के अंतर्गत वो सभी एक्स आएंगे जहां एक्स क्या है, 3 से छोटा है। एक्स का मान क्या है, 3 से छोटा लेना है, और एक्स नेचुरल नंबर। तो देखो सबसे पहले एक्स इसने क्या बोला, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार से 5 और चलते जाएंगे एक्स। ठीक है, ये नेचुरल नंबर चलते जाएंगे। अब ये बोल रहा है एक्स क्या है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन 3 से छोटा है, तो क्या 3 को शामिल करोगे, 3 को तो नहीं करेंगे। अच्छा, 3 से छोटा है एक्स का मान, एक्स का मान 3 से छोटा है, नेचुरल नंबर है, तो 2 को तो शामिल कर सकते हो ना, 2 को शामिल करेंगे। क्या 1 को शामिल करेंगे, करेंगे। तो इसमें जो डार्क मैंने इसको किया है, इस गोले को मैंने जो डार्क किया है ना, ये तो इंक्लूड किया हुआ है, और जिसको मैंने खाली छोड़ रखा है वो नॉट इंक्लूडिंग है। तो इंक्लूड किस किस को कर रहा है, 1 को और 2 को। अर्थात इस सेट के अंतर्गत जो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना वो एक्स के मान, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स के मान कौन कौन से है, 1 और 2। कहने का मतलब इस समुच्चय के अंतर्गत 2 एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, एक तो एलिमेंट आएगा 1 और एक कौन सा आएगा, 2। ठीक है, 2 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जो तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि समुच्चय दिया हुआ है एक सेट सी, उसके अंतर्गत वो सभी एक्स आएंगे जहाँ एक्स क्या है, एक समभाज्य संख्या है। तो मैंने अभी आपको समभाज्य संख्या के बारे में बताया था कि समभाज्य संख्या कौन सी होती है, केवल 1 2 ही होती है, उसके अलावा कोई समभाज्य संख्या नहीं होती है, बाकी सभी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो समभाज्य संख्या केवल 1 होती है। जब समभाज्य संख्या केवल 1 होती है तो इसको सेटिस्फाई भी कंडीशन को एक ही करेगी, कौन सी संख्या, 2। तो इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, इस सेट के अंतर्गत केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वो भी कौन सा, 2। ठीक है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अभी यहाँ तक आपने देख लिया। उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें अपरिमित समुच्चय। तो जो संख्या, यदि किसी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है ना, तो वो तो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अब अपरिमित समुच्चय की बात कर लेते हैं। तो अपरिमित समुच्चय देखो, मैंने आपको बताया कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या नहीं हो, निश्चित नहीं हो, फिक्स नहीं हो। जैसे अगर कोई भी एग्जाम्पल, अगर उसमें 2 अवयव है, 5 अवयव है, 10 अवयव है, तो ये फिक्स नंबर होते हैं। लेकिन अगर आपसे बोल दिया किसी समुच्चय के अंदर अनंत अवयव है, तो अनंत तो एक चीज़ आपको पता ही नहीं होता, वो नंबर बहुत ऊंचा होता है जिसको अपन कभी ज्ञात ही नहीं कर पाते। नाम से पता पड़ रहा है ना, अनंत। अनंत का मतलब जिसका कोई नहीं है अंत, वो अनंत होता है बच्चा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो अवयवों की संख्या होगी वो निश्चित नहीं होती है, आप बता नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख पा रहे हो, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट। तो ध्यान रखना, नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है ना, जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अवयव आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है,
डॉट 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 इस प्रकार से चलते जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है इसके अंदर 1 से लेकर अनंत तक अवयव आते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत जो अवयव की संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती, अनंत है, आप बता नहीं पा रहे हो। तो ये भी एक क्या होगा, एक अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय का एक नाम अनंत समुच्चय भी बोलते हैं, ठीक है। अपरिमित समुच्चय बोलो या इसको अनंत समुच्चय बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप दोनों में से दोनों नाम यूज में ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं, एक एग्जाम्पल है कौन सा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये भी एक क्या है, एक तरह से अनंत समुच्चय, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय देखो, ये सबसे पहले किसी भी नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ध्यान रखना। कोई भी नंबर है ना उसको आप ये नंबर लाइन है ना उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ध्यान रखना जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है ना, वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय स्टार्ट होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होते हैं। इस लाइन पर जो भी नंबर्स होंगे ना वो सभी क्या है, एक रियल नंबर्स हैं। 0 मिड में आ गया, इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, इस साइड जाओगे तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं ना रियल नंबर्स होते हैं। अब इनकी आप संख्या बता नहीं पाओगे कितनी रियल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव, अब जब आप नेचुरल नंबर्स को आप देख पा रहे हो कि जो नेचुरल नंबर्स होता है ना वो ही एक क्या है, परिमित समुच्चय जिसके अंदर अवयव संख्या निश्चित नहीं है। तो इससे तो इसका निर्माण हो रहा है रियल नंबर्स का। जब इसमें ही अनंत अवयव है तो इसमें तो अनंत अवयव होने ही फिक्स है। तो ये भी एक कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल बात करते हैं। तो ये बोल रहा है इस समुच्चय के अंदर वो सभी एक्स आएंगे जहाँ एक्स का मान क्या हो, 2 और 3 के मध्य हो। बोलोगे सर ये क्या है, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट आएगा नहीं, तो रिक्त समुच्चय होना चाहिए। नहीं बच्चों, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, इसने कंडीशन नहीं दी। वहाँ पे कंडीशन दी थी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अर्थात जो x का मान है वो नेचुरल नंबर होगा। या x बिलोंग्स टू z लिख देता था वहाँ पे या तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था या फिर x बिलोंग्स टू क्या था, z था। लेकिन यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं दी, इसने बोला कि समुच्चय के अंदर वो सभी x आएंगे, सेट के अंदर वो सभी x आएंगे जो कि 2 और 3 के मध्य है। तो आपको पता है कि जो नंबर लाइन होती है ना, इसमें देखो ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन में कहीं यहाँ पर 2 होगा और कहीं 3 होगा। तो ये 2 नंबरों के बाद 2 संख्याओं के बीच में अनंत तो क्या होती है, परिमित संख्या होती है। इन्फिनिटी तो क्या होती है, रेशनल नंबर्स होती है। और इन्फिनिटी क्या, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस 2 संख्याओं के बीच में तो अनंत तो परिमित संख्या होगी, अनंत या परिमित संख्या होगी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 2 और 3 के बीच में क्या होगी, अनंत नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, इन्फिनिटी नंबर्स होंगे, इन्फिनिटी नंबर्स होंगे। इसलिए समुच्चय कैसा होगा, अनंत समुच्चय होगा। क्या होगा, अनंत, या फिर इसको बोल सकते हो अपरिमित, ठीक है। ये कौन सा समुच्चय होगा, या तो अनंत या इसी को बोल सकते हो अपरिमित समुच्चय, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं आशा करता हूँ आगे आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो। तो बच्चों आगे इसकी टिप्पणी पढ़ लेते हैं, इस टिप्पणी को भी डिस्कस करेंगे उस पर भी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट आपको नहीं हो सेट एंड रिलेशन से रिलेटेड अभी। तो देखो आगे इसमें टिप्पणी करके देखते हैं इसको। तो देखो टिप्पणी में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 या उससे अधिक होती है। तो ध्यान रखना, कोई भी सेट लोगे ना आप, कोई भी सेट लोगे, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू मैंने एक सेट एग्जांपल ले लिया, ये ध्यान रखना कोई भी सेट के अंतर्गत या तो कोई अवयव नहीं है, या एक अवयव होगा, या 2 अवयव होंगे, या फिर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 0 तो होंगे। एटलीस्ट 0 एलिमेंट तो होगा। भाई किसी के पास अगर कोई रुपया नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, तो 0 रुपये तो है उसके पास, 1 होंगे, 2 होंगे। उसी प्रकार से सेट के अंतर्गत भी जो ध्यान रखना, समुच्चय में भी जो अवयवों की संख्या या तो 0 होगी या उससे अधिक होती है, 0 या उससे अधिक होती है। एटलीस्ट 0 तो होगी ही होंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो समुच्चय जो होता है ना, उस सेट की बात करें तो किसी भी समुच्चय में ए में उपस्थित अवयवों की संख्या को निम्न प्रतीक से द्वारा दर्शाते हैं। मतलब कोई भी सेट है उसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट है ना, उसका जो नोटेशन है ना, कौन सा यूज में लिया जाता है, उसके लिए कुछ नोटेशन यूज में लिए जाते हैं। जैसे एक तो आप इसको नोटेशन को इस यूज को ले सकते हो, एक ये भी ले सकते हो, या आप इसको भी ले सकते हो। किसको दर्शाने के लिए, समुच्चय जो होता है उसके अंदर अवयवों की संख्या उसको दर्शाने के लिए आप 3 नोटेशन यूज में ले सकते हो। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियल नंबर ऑफ ए, या फिर इसी को बोल सकते हो, इसकी जगह आप सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए भी बोल सकते हो।
इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर मतलब समुच्चय की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए समुच्चय की कोटि। इसका मतलब समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो जो समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है वही समुच्चय की कोटि होती है। इसलिए आप चाहे ये यूज में लो चाहे ये यूज में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से कुछ भी आप यूज में ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे इसकी बात करते हैं। तो देखो समतुल्य समुच्चय। तो समतुल्य समुच्चय क्या होता है? समतुल्य समुच्चय को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? अब दो सेट इक्विवेलेंट सेट तभी कहलाते हैं जब उनमें जो अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, दो सेट है आपके पास, एक तो ले लिया मैंने सेट ए और ये बी, ठीक है, ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट तभी कहलाएंगे, दो सेट इक्विवेलेंट तभी कहलाते हैं जब ए के अंदर भी अवयवों की संख्या और बी के अंदर भी अवयवों की संख्या, दोनों के अंदर अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर अवयवों की संख्या समान है तो दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, अन्यथा इक्विवेलेंट सेट नहीं कहलाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 3 और एक सेट ले लिया बी जिसके अंतर्गत दो अवयव है ए ई। क्या दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है? हाँ है। कैसे पता लगा? देखो इसके अंदर अवयव की संख्या कितनी है? 1 और 2। इसके अंदर अवयव की संख्या 1 2, अवयव की संख्या समान है। तो आप बोलोगे सर इनके अंदर अवयवों की संख्या देखो, इसके अंदर अवयव है 1 और 3, इसके अंदर जो अवयव है वो ए और ए। सर दोनों समान तो नहीं होंगे इक्विवेलेंट? तो भाई समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय अलग अलग होते हैं। समान होना अलग बात है, समतुल्य होना अलग बात है। मतलब मैं बोलूँ किसी के, मैं रोहन के समतुल्य हूँ, मतलब मेरे और रोहन के गुण समान है, लेकिन मैं और रोहन समान है, मतलब मैं हूँ जो रोहन है और रोहन जो है जो मैं हूँ। तो इसके अंदर उसके गुण समान होने चाहिए, दोनों समान होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें भी देखो गुण समान है कि इसके अंदर भी दो अवयव है और इसके अंदर भी दो अवयव की संख्या कितनी है? 2 है। दोनों के अंदर अवयव की संख्या क्या है? समान है। इसके अंदर भी अवयव 2 है, इसके अंदर भी 2 है। अवयव समान होना जरूरी नहीं, जैसे इसके अंदर 1 है, इसके अंदर ए है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर ए है, तो अवयव समान होना आवश्यक नहीं है। देखो यही डेफिनेशन में मैंने आपको लिखा है कि दो समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों के अंदर जो अवयवों की संख्या समान हो। अवयव का समान होना आवश्यक नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन ध्यान रखना अवयव के उनका समान होना नहीं है आवश्यक। ठीक है, इसका एग्जांपल दे सकते हो, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 3 4 और ए ई एफ। इस समुच्चय के अंदर 3 अवयव है, इसमें 3 है, तो दोनों समुच्चय क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 हो गए। जब दोनों के अंदर अवयव की संख्या समान है इसलिए दोनों समुच्चय क्या हो गए? समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। दोनों कैसे समुच्चय? समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, एक अपन ने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको समझो। देखो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल को आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसके लिए अपन देखो इसको एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल समझो यार, ये कलर थोड़ा सा देखो, ठीक है। देखो ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट? आपको जो समुच्चय दिया है आपको बताना कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है। तो पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले में इसने बोल रखा है कि 22 से बड़ी तथा 33 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आपको पता है 22 से छोटी और 33 से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 22 के बाद प्राकृत संख्या कौन सी आती है? 22 से बड़ी मतलब 23 24 25 26 इस प्रकार से चलनी चाहिए, और 33 से छोटी इसको होनी चाहिए होगी। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 22 से तो बड़ी होनी चाहिए, मतलब 22 से बड़ी कौन सी होगी प्राकृत संख्या? 23 24 25 डॉट 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 डॉट, और कहाँ से? 33 से छोटी। 33 से छोटी मतलब 32 तक जाओगे। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और वो क्या हो? 11 से विभाज्य हो। तो कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगी तो 11 का मल्टीपल होगी। अब 11 का मल्टीपल कौन कौन सा होती है संख्या? 11 22 33। तो ना तो इसके बीच में कोई संख्या आ रही है कि कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं आ रही ना। जब 11 का मल्टीपल कोई संख्या इस सेट के अंतर्गत आ ही नहीं रही, तो ये सेट इस सेट के अंतर्गत आनी कौन सी जब चाहिए? जो कि क्या हो? 22 से तो बड़ी हो और 33 से छोटी हो, अर्थात इस समुच्चय के अंतर्गत 11 से विभाज्य कोई संख्या है ही नहीं।
कोई है ही नहीं, तो समुच्चय कैसा समुच्चय हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो पहला वाला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक तरह से रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि 22 से बड़ी और 33 से छोटी ऐसी कोई संख्या ही नहीं होती। 22 से बड़ी और 33 से छोटी संख्या ऐसी कोई है नहीं जो कि 11 से विभाजित हो रही है, इसलिए समुच्चय कैसा हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। तो सेकंड में क्या दिया हुआ है? कर्ली ब्रैकेट 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एलिमेंट दिया हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एलिमेंट क्या है सेट के अंतर्गत? जो सेट के अंतर्गत है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसको मैंने बी मान लिया, इसको ए मान लेता हूँ, इसको सेट बी मान लिया, इसको सी मान लेता हूँ, और इसको डी, और इसको ई, ठीक है। तो सेट बी के अंदर अवयव की संख्या कितनी है? 1 है। और किसी समुच्चय के अंदर अवयव की संख्या 1 हो तो वो समुच्चय क्या कहलाएगा? वो समुच्चय एकल समुच्चय कहलाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एकल समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। इस समुच्चय के अंदर का अवयव की संख्या कितनी है? तो इस सेट के अंदर अवयव की संख्या कितनी है? इसके अंदर एक अवयव है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और किसी समुच्चय के अंदर एक अवयव आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एकल समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो ये बोल रखा है डी, तो डी के अंतर्गत डी वाला एग्जाम्पल देखो क्या लिख रखा है? ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। इस समुच्चय के अंदर वो सभी एक्स आएंगे जहाँ एक्स का मान एक्स के बराबर नहीं हो। और आपको पता है रियल नंबर्स में प्रत्येक एक्स का मान एक्स के बराबर होता है, ऐसा कोई एक्स नहीं जो एक्स के बराबर नहीं होगा, अर्थात ऐसी कोई एक्स नहीं होगा इसको संतुष्ट करेगा, इस कंडीशन को, कोई कंडीशन को संतुष्ट ही नहीं करेगा ऐसा एक्स। तो इस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये समुच्चय रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी एक क्या होगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद पांचवे की बात करते हैं। तो पांचवा क्या बोल रहा है? इस समुच्चय के अंदर वो सभी प्राकृत संख्याएं आएंगी जो 0 और 1 के बीच में हो। आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में कोई प्राकृत संख्या होती है? नहीं, प्राकृत संख्या तो स्टार्ट ही 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6। तो 0 और 1 के बीच में कोई प्राकृत संख्या होती ही नहीं है, तो इसलिए क्या समुच्चय हो जाएगा? रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो इसके बाद अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद एक डेफिनेशन है समान समुच्चय। तो समान समुच्चय क्या होता है? कोई भी समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे। अब ध्यान रखना, जब आप कंपैरिजन करोगे, अब मैंने आपसे बोला कि राम शाम के समान है, मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो होंगे ना, 2 आदमी तो है, जब तो आप बता पाओगे। तो जब समान समुच्चय की बात होगी तो कम से कम 2 समुच्चय होना आवश्यक है, कम से कम 2 समुच्चय होना आवश्यक है, जिनके बीच में आप क्या करोगे? तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे कि ये इसके समान है। तो 2 समुच्चय समान समुच्चय तभी कहलाएंगे यदि उनके अंतर्गत अवयवों की संख्या समान हो और साथ साथ में क्या होना चाहिए? अवयव भी समान होने चाहिए। कहने का मतलब एलिमेंट्स भी समान हो और एलिमेंट्स की जो नंबर है ना वो भी समान होना चाहिए। तो ध्यान रखना, 2 समुच्चय समान समुच्चय कब कहलाएंगे? जब उनके अंदर अवयव भी संख्या समान हो और अवयव भी समान हो। तो इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2 और b दिया हुआ है ये। तो ये देखो क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे याद कर सकते हो? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स याद करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो आप क्या करोगे? उसको गुणनखंड विधि काम में लोगे, फैक्टर मेथड काम में लोगे, गुणनखंड विधि, या उसको आप किस विधि से सॉल्व करोगे? सिद्धाचार्य विधि से काम में लोगे। ठीक है। तो आप इसको हम यहाँ पे गुणनखंड विधि काम में ले लेते हैं। जैसे देखो ये समीकरण दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? एक्स स्क्वायर, देखो एक मिनट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि -3x में x जुड़ेगा तो वही -2x हो जाएगा और बाकी सब सेम है। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें x, तो आप x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? x -3। और आगे इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या? हाँ, एक तो सब में कॉमन आ सकता है, x और एक में -3 में, तो एक कॉमन लेंगे, तो ये भी क्या हो गया? x -3 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही अब इसमें से आप देख पा रहे हो x -3 इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में से कॉमन लेंगे तो x -3 कॉमन लेंगे, जैसे क्या हो जाएगा? ये x + 1 बराबर 0।
तो इसको जैसे ही सोल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपको, क्योंकि आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब या तो पहली संख्या गुणा 0 हो या फिर दूसरी संख्या का जो है वो 0 हो। तो इससे आपको x की वैल्यू 2 आएगी 3 और a की वैल्यू -1। तो इसलिए देखो इस सेट के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो b है इसके अंतर्गत कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, एक तो आएगा -1 और एक कौन सा आ जाएगा 3। क्या दोनों समुच्चय समतुल्य समुच्चय? हाँ, क्योंकि इसके अंदर भी 2 अवयव है, इसके अंदर भी 2 अवयव है और इसके अंतर्गत भी 2 अवयव है, दोनों समतुल्य तो है। क्या दोनों समान है? नहीं है। देखो सर इसमें तो 1 है और इसमें -1 है, दोनों समान कहाँ हुए? सर इसमें 2 है, इसके अंदर 3 है, दोनों समान नहीं है, तो दोनों समान समुच्चय भी नहीं होंगे। तो दोनों समुच्चय समतुल्य समुच्चय तो है लेकिन समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि जो प्रत्येक जो समान समुच्चय होता है ना वो समतुल्य समुच्चय होता है। ठीक है, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है ना वो इक्वल हो आवश्यक नहीं है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे। देखो ये सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर ये देख लेते हैं, उसके हिसाब से देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल फर्स्ट नंबर पे देखो क्या दिया हुआ है, करली ब्रैकेट x सच दैट mod x लेस देन 1 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है, इस समुच्चय के अंतर्गत वो सभी x आएंगे जहां mod x का मान क्या हो, 1 से छोटा हो और x क्या हो, नेचुरल नंबर। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, mod x लेस देन 1 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, x -0 का mod लेस देन 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x में 0 घटाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये किसको बता रहा है कि x की 0 से दूरी, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो x है ना उसकी जो 0 से दूरी है ना वो 1 से छोटा है। ये किसका साइन बता रहा है, छोटे को। अगर ये ऐसे हो जाता तो ये बताता x की 0 से दूरी 1 से बड़ी है, इसको बताता। लेकिन ये लेस देन है तो ये बता रहा है कि x की जो 0 से दूरी है ना, x की जो 0 से दूरी है वो क्या है, 1 से छोटी है, 1 से छोटी है। ठीक है, तो x की जब 0 से दूरी 1 से छोटी है तो आप इसको नंबर लाइन पे देख पा रहे हो, नंबर लाइन पे देखो तो ये नंबर लाइन कहीं दी हुई है आपको। तो ये बोल रहा है x है ना उसकी जो 0 से दूरी, ये 0 है, वो x है ना उसकी 0 से दूरी 1 से छोटी है। तो अगर गलती से x का मान 1 पे पहुंच गया तो ये तो दूरी 1 के बराबर होगी, क्योंकि 0 और 1 के बीच में संख्या अंतर कितना होता है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, 1 होती है। तो ना ही तो x का मान 1 के बराबर होगा, ना ही x का मान -1 के बराबर होगा, क्योंकि -1 और 0 के बीच की दूरी भी 1 ही होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ना ही तो x का मान 1 के बराबर है, ना ही x का मान 0 के -1 के बराबर है। कहने का मतलब x का मान 1 से तो छोटा होगा और -1 से क्या होगा, बड़ा होगा। जब x का मान -1 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है तो इन दोनों के बीच में ही होगा, और जब इन दोनों के बीच में होगा तो ये बोल रहा है कि होना वो चाहिए जो नेचुरल नंबर हो, होना x का मान वो चाहिए जो नेचुरल नंबर हो। अब आपको पता है कि 1 और -1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं करेगा, तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। और कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो समुच्चय कैसा हो जाएगा, ये सेट कैसा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरे के एग्जाम्पल देख पा रहे हो सेकंड में कि इस समुच्चय के अंदर वो सभी x आएंगे जहां x की 0 से दूरी क्या है, 5 के बराबर हो। तो दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में ये बोल रहा है x की जो है ना वो 0 से दूरी किसके बराबर है, 5 के बराबर। x की 0 से दूरी 5 के बराबर तभी हो सकती है जब x कहाँ पर हो, या तो 5 पर हो या फिर x का मान क्या हो, -5 हो। ये दूरी 5 के बराबर तभी हो सकती है जब x क्या हो, या तो x क्या हो, यहाँ पर हो, या फिर x का मान यहाँ पर हो। अर्थात x का मान 2 ही हो सकते हैं, 5 या -5। ठीक है, अब ये बोल रहा है साथ साथ में x का मान क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो याद रखना ये तो क्या है, नेगेटिव नंबर है ना,
ठीक है। ये तो नेगेटिव नंबर है, ये है नेचुरल नंबर। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो x का एक ही मान प्राप्त होगा, और जब x का मान एक प्राप्त होगा तो ये समुच्चय कैसा हो जाएगा? एकल समुच्चय। कैसा होगा? एकल समुच्चय। ये कैसा हो जाएगा? एकल समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। इस समुच्चय के अंदर वो सभी x आएंगे जो x² + 2x + 1 = 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अर्थात इस समुच्चय के अंदर वो सभी x आएंगे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और ध्यान रखना, जो द्विघात समीकरण होती है ना, उसको संतुष्ट केवल उसके क्या करते हैं? मूल संतुष्ट करते हैं। मूल का मतलब उसको बोलते हैं रूट्स। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको केवल उसके रूट्स सेटिस्फाई करते हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है आपको? x² + 2x + 1 = 0। अब आप इसके रूट्स निकालना चाहते हो तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के होते हैं दो तरीके, या तो आप उसके गुणनखंड करो, या फिर आप उसको त्रिशिराचार्य विधि के द्वारा उसके मूल ज्ञात कर लो। तो इसको दो जैसे तोड़ोगे तो क्या होगा? x² + x + x + 1 = 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ भाई सर, इसमें तो x कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? x + 1 हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है कॉमन, x + 1 हो गया = 0। तो इन दोनों में से x + 1 कॉमन लिया दोनों में से, तो क्या हो जाएगा? x + 1 और एक आ गया x + 1 = 0। तो इसके लिए x का मान क्या आ गया आपके पास? -1 और -1। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आई, -1 -1। और ये बोल रहा है x क्या होना चाहिए? रियल नंबर। आपको पता है कि जो -1 होता है ना, वो भी रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर हो गए, दोनों संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए x का मान केवल देखा जाए तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? सेट के अंदर तो केवल एक ही एलिमेंट आएगा ना भाई। सेट के अंतर्गत तो एक ही एलिमेंट आएगा। कौन सा? क्योंकि एलिमेंट्स की रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है, क्योंकि अवयव जो होते हैं उनकी रिपीटेशन आप नहीं कर सकते सेट के अंतर्गत, पुनरावृत्ति नहीं की जाती। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट आएगा -1, और एक ही एलिमेंट आता है, ये क्या हो जाएगा? एक एकल समुच्चय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एकल समुच्चय हो जाएगा, सिंगलटोन सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। तो देखो लास्ट क्वेश्चन को देखो। इस समुच्चय दे रखा है आपको, 3 सेट दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर दो अवयव है 1, 2। ये क्या दी हुई है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके आप रूट्स याद कर लोगे। तो क्या रूट्स होंगे इसके? ध्यान रखना, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? तो देखो x² - 2x - x + 2 = 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो x कॉमन लिया, x - 2, और यहाँ से कॉमन लिया -1। तो जैसे -1 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? x - 2 = 0। तो यहाँ से दो रूट्स आएंगे, वो क्या आएंगे? x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1 और एक क्या आ जाएगा? 2। तो x की दो वैल्यू होगी जिसको संतुष्ट करेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 1, 2। तो सेट बी के अंदर जो अवयव होंगे कौन कौन से होंगे? 1 और 2। ठीक है, इसी प्रकार से इसके लिए बात करेंगे तो सी के अंदर क्या आएंगे? वो सभी नेचुरल नंबर्स आएंगे। कौन से आएंगे? इसके अंदर वो सभी नेचुरल नंबर आएंगे जो 1 और 3 के बीच में हो। ध्यान रखना, 1 और 3 के बीच नेचुरल नंबर कौन कौन से आते हैं? 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर्स कौन कौन से आते हैं? जहाँ पर 1 को इंक्लूड नहीं करना, तो 1 को शामिल नहीं करोगे तो क्या आएगा? 2। और 3 को इंक्लूड कर रहा है क्योंकि <= लगा रखा है, मतलब 3 से छोटा है ना x का मान, तो 3 को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये तो क्या आ गया अपना? सी आ गया। तो ए तो ये हो गया। ए में अंदर दो अवयव है 1, 2। बी के अंदर है 1, 2 और सी के अंदर है 2, 3। तो देखो क्या ए बराबर बी है? क्या ए बराबर बी है? दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके अंदर अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी समान हो। ए के अंदर अवयवों की संख्या समान है 2, 2। अवयव समान है दोनों के अंदर, सर सेट के अंदर अवयव समान है, तो दोनों समान समुच्चय होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सही है। ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है तो सही है।
क्या ए इज़ नॉट इक्वल टू सी? हाँ सही बात है, ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। रीज़न देख पा रहे हो, ए के अंदर जो अवयव है 1 और 2 है, जबकि जो सी है इसके अंदर अवयव है 2 और 3। कहने का मतलब जो 1 है ना वो बिलोंग्स टू ए है, लेकिन 1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू क्या है? सी। 1 ए के अंदर है लेकिन सी के अंतर्गत नहीं है। तो जो ये वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, रुको, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये क्या है? गलत है। ठीक है, मतलब ये एक तरह से सही दिया हुआ है। गलत क्या है? मतलब एक तरह से सही दिया हुआ है, ए इज नॉट इक्वल टू सी। और तथा ये देखो ये क्या बोल रखा है कि ए बी सी क्या तीनों समरूप है। ये किसका बता रहा है? एक तरह से ये साइन जो दिया हुआ है ना, ये किसका बता रहा है? एक तरह से समरूप है। ठीक है, तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? हाँ, एक तरह से 3 समुच्चय दोनों समरूप कहलाएंगे यदि तीनों के अंदर अवयवों की संख्या समान हो। तो ये तीनों सही बात है, एक तरह से समरूप है एक दूसरे के। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसके अंदर भी 2 अवयव है, इसके अंतर्गत भी 2 अवयव है, इसके अंतर्गत भी 2 अवयव है। ठीक है, तीनों सेट के अंदर 2 अवयव है, तो तीनों क्या होंगे? एक तरह से एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।